Hello everyone. I hope you all are doing well. This side Priya Bhatia and welcome back to my YouTube channel. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में। अब जितने लोगों को स्टैट्स के बारे में ऑलरेडी आइडिया होगा उनको ये पता होगा कि दिस टॉपिक इज द बैकबोन ऑफ स्टैट्स। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ और क्या एक प्रॉपर रीजन है इस स्पेसिफिक बात का, वो आपको आने वाला सेशन क्लियर बता देगा। एक डिस्क्लेमर है, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आप जब भी इस वीडियो को सुने तो बड़ा अच्छे से तसल्ली से फ्री टाइम लेके सुनना, और जो भी लर्निंग होगी उसको डॉक्यूमेंट करना, एक कोड फाइल अपने पास में रेडी रखना, सो दैट जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे स्पेसिफिक वीडियो में उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको। आई विल ट्राई टू अटैच द डेटा सेट इन माई गिटहब। यू कैन गो देयर एंड एक्सट्रैक्ट दैट। उसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर कंप्लीटली वीडियो सुनने के बाद आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस पता चली हो सीएलटी थ्योरम की, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरीके के कंटेंट लाने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। और ये स्पेसिफिक वीडियो तो रिकॉर्डिंग है एक मेरे लाइव सेशन का, तो अगैन इट्स really requires a lot of effort to curate and give you guys this access, right, for free. तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से सुनना, और अगर आपको अच्छा लगता है तो एक सिंपल थैंक यू नोट भी इनफ होगा मेरे लिए। सो लेट्स टारगेट फॉर दैट। एंड अगर कुछ डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्लियर नहीं है, तो प्लीज ट्राई टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगैन। I will for sure try to see all your comments and will respond to you accordingly. And with that, I think we can start our discussion. So let's get started. अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकल रियल टाइम में यूज हो रहा है। इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर्स इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द कंप्लीट स्टैट्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार। सेंट्रल लिमिट थ्योरम किसी ने सुना है आज से पहले इसके बारे में? सेंट्रल लिमिट थ्योरम? नो, few people are saying yes. So quite interesting theorem. अगर आप लोग को याद हो, लास्ट सेशन में हमने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था, एंड उसी के अंदर हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मैंने आपको ये चीज बोली थी कि हमारा मेन फोकस ये होता है कि जब भी हम किसी भी डेटा के साथ में डील करते हैं, आइडियल सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं कि वो एक डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम जो भी प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वो उस डेटा में अप्लाई कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें, प्रिडिक्शंस कर सकें, वट एवर इट द केस इट बी। अब मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता नहीं होता कि पॉपुलेशन डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्या वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है या फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करता। इट मे बी एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, इट माइट बी अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, maybe a left skewed or a right skewed, we don't know. So ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि आपको चाहे पता हो चाहे ना पता हो कि आपका पॉपुलेशन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है कि नहीं करता, आई विल सॉल्व और आई विल फिक्स दैट इशू। हाउ? इट सिंपली सेज कि आप इस पॉपुलेशन डेटा से सैंपल डेटा निकालो। लेट्स से कि आपने पहली बार सैंपल निकाला, सैंपल 1, और लेट्स अज्यूम कि आपके पास बहुत सारे ह्यूज डेटा पॉइंट्स थे, उसमें से लेट्स से आपने 50 सैंपल निकाले, x1 x2 x3 टिल x50, 50 सैंपल निकाले। रैंडम सैंपलिंग आपने यहां पे करी है, और व्हाट यू हैव डन इज you have tried to find out the sample mean of this S1 sample, जिसको हमने कैपिटल X1 बार बोल दिया। ठीक है, अब आपने ये जो स्टेप है
सैंपल निकालने का और उसका सैंपल मीन निकालने का कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको रिपीट किया मल्टीपल टाइम्स। लेट्स एज्यूम आपने इसको 50 बार रिपीट किया, आपने हर बार हर आइट्रेशन में रैंडम सैंपल्स निकाले, 50 रैंडम सैंपल्स निकाले। फिर से सेकेंड टाइम भी आपने सैंपल मीन इवेल्युएट किया, फिर दोबारा सैंपल 3 के साथ में सेम चीज करी, x50 तक x3 बार निकाला, और ऐसे करते करते आपने 50 बार रैंडम सैंपलिंग करी और रैंडम सैंपल्स निकाले। अब अनइंटेंशनली मैंने दोनों टर्म्स 50-50 लिखी है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 50 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम 50 जो है सैंपल साइज ले रहे हैं, और ये जो साइड में S1 से S50 में लिख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं 50 बार सैंपलिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ गया x50 बार। इतना समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? ऑल गुड टिल सो फार एवरीवन? एनी डाउट? So what I have done, I have just taken the samples 50 times of 50 size and tried to get the sample mean at every iteration. So what I will be able to get over here is कैपिटल X1 बार से कैपिटल X50 बार तक मेरे पास क्या आ जाएगा? सैंपल मीन आ जाएगा। अब क्या बोलते हैं रिसर्चर्स? रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर आप इन स्पेसिफिक सैंपल मीन्स जो आपके पास आ रहे हैं, हाँ सारे में सैंपल साइज 50 लेना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट फिक्स्ड सेट ऑफ साइज होना चाहिए। वो 50 हो सकता है, वो 100 हो सकता है, वो 150 हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वो आप डिफाइन करोगे जितना भी आप साइज लोगे। मैं आपको ऑब्वियसली कोड भी करेंगे हम अभी, तो सब कुछ क्लियर होगा, बट अभी के लिए थियोरेटिकली समझो क्या बोलना चाह रहे हो। एग्जैक्टली, सैंपल मीन यू हैव टू टेक, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब आप क्या करोगे, सैंपल मीन का जो आपने x1 बार से x50 बार तक निकाला, आप इसे प्लॉट करोगे, और व्हाट यू विल ऑब्जर्व, सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज कि जब हम उसे प्लॉट करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू प्लॉट दिस, तो वो हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है। वो हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका पॉपुलेशन डेटा कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो चाहे वो ना हो, बट अगर आप ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज करते हो तो वो हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। अब जो आपकी प्रॉपर्टीज है, मीन मीडियन मोड इक्वल होगा, वो होगा यहाँ पे मीन मीडियन मोड इक्वल होगा। जो आपकी प्रॉपर्टीज है इंपेरिकल रूल वाली, वो भी अप्लाइड होंगी। जो आपकी प्रॉपर्टी है पीडीएफ फंक्शन की, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो भी एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली जो भी प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करी थी, अपन ने डिस्कस करी लास्ट क्लास में, वो सारी प्रॉपर्टीज इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन में लागू होती हैं। तो व्हाट इज दिस? मे बी ये हमारे पास होगा कैपिटल X1 बार, ये होगा लेट्स से कैपिटल X2 बार, कैपिटल X3 बार, whatever be the thing is, basically I hope you're getting my point। तो हम यहाँ पे x एक्सिस पे प्लॉट क्या कर रहे हैं, सैंपल मीन्स को प्लॉट कर रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं कि जब हम उनके पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं, तो वो जो पॉइंट्स जब हम मिला रहे हैं, तो पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आ रहा है, एक बेल शेप कर्व आ रहा है। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर? क्लियर हुआ? ऑल गुड? Before we will proceed ahead, let's try to see this practically. कि how can we solve this practically, and then we will discuss about कि इसका जो मीन है उसकी वैल्यू क्या होगी, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू क्या होगी जब हम सैंपल मीन्स को प्लॉट करते हैं in the given distribution. So let's try to first of all see the practical stuff for the same. For that, let me create today's folder in my drive, and then maybe we can proceed ahead.
In the meantime, you guys can also open the Colab file. I will share with you one data which we will implement today. And with that, we can proceed ahead. So we can take it as PLT. Date is 28th of June, 11 a.m. Let me first of all upload the data. Uh, तो एक हमारे पास फ्रॉड डेटा है, इसको भी एक बार डिस्कस करते हैं इसमें क्या है, और फिर हम फर्दर मूव करेंगे. पहले तो मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ. So this is the I would say dataset link. You can go ahead, download this, and after that we can proceed ahead. Let me try to, in the meantime, open the Google Colab. एक बार आप लोग रेडी हो जाओ तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करो, so that we can proceed ahead. Central limit theorem. Let's try to connect the file also. I'll connect the drive as well. Let me mount it. ठीक है. Let's move ahead. Yep, we are ready. So this is the data that we will be having. Copy the path. I think we can start now. Let's import all the required libraries. Pandas, NumPy, सबको import कर लो. matplotlib.pyplot as PLT, Seaborn as SNS. Let's run this. Data is equals to pd dot read underscore csv, और यहाँ पे हम फाइल का पाथ शेयर कर देंगे. And after this we can say data dot head. Let's see how it looks like. It's a Excel file. Read underscore Excel. बहुत टाइम लगा इसको लोड होने में. Might be a big data. Let me try to check how many number of records we have. Data dot shape. Yep, it is quite huge. Almost 14,000 records we had. And हमने उसको connect भी नहीं कर रखा ना GPT से, so that is the main reason it takes a lot of time to load. But anyhow, quite good. So अगर हम यहाँ पे देखें तो basically it's kind of a classification problem, जहाँ पे या तो final conclusion में fraud होगा या फिर नहीं होगा. Either the answer will be 0 or 1. And we have multiple, I would say, features over here. Date, transaction time, merchant, category, amount, city, state, latitude, longitude, city, population, job, DOB, transaction number. So all of these things are available with us. And finally, at the end of the day, kind of either the result will be 0 or 1. So it's kind of a classification problem. Quite good, right? Now, what we're supposed to do, we
सपोज टू इम्प्लीमेंट CLT ओवर हियर। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम पॉपुलेशन मीन निकालते हैं। सो हाउ विल वी इवेल्युएट द पॉपुलेशन मीन? पॉपुलेशन मीन का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे डेटा, ये हमारा पॉपुलेशन ही हो गया ना, जो डेटा है हमारे पास में। तो अगर आप डेटा का मीन निकालोगे तो वो पॉपुलेशन मीन हो गया। तो पॉपुलेशन मीन क्या होगा? दिस इज नथिंग बट, हाउ विल यू इवेल्युएट दैट? किस स्पेसिफिक कॉलम पे हम काम करेंगे? अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। सो वी हैव दिस अमाउंट कॉलम विद अस। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन से डेटा ऑफ अमाउंट, ठीक है। मीन लेने के लिए सिंपल है, सबको पता है। We can call this mean method and we can just simply display this. We can say print population mean and here we can mention this number. यही आ रहा है 124.43. Just check this out. Does everybody is getting the same answer? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी ने हैंड रेज तो किया था फिर हटा दिया। ऑल गुड? एनी डाउट टिल सो फार? अच्छा, if we, so here we have tried to evaluate the population mean, है ना? If I will say to you that can you calculate a अमाउंट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि कितनी अमाउंट उस स्पेसिफिक टाइम पे जो ट्रांजैक्शन डेट और टाइम दिखाया हुआ है हुई है, राइट? तो हम उसी का स्पेसिफिक मीन निकाल रहे हैं। और हमने क्या निकाला है? हमने कंप्लीट पॉपुलेशन का निकाला है। व्हाट आई वांट इज नाउ कि आप रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू 1000 सैंपल्स लो और उसका सैंपल मीन बताओ मुझे क्या आएगा, अमाउंट कॉलम का ही। लेट मी शेयर द कोलैब फाइल लिंक एज वेल। फाइल पाथ आपको खुद ऑब्वियसली डिफाइन करना होगा। अगर आप अपने डेटा को लोड कर रहे हो तो उस केस में आपको जहां पे भी लोड हुआ है 3 डॉट्स मिलेंगे आपको, उसमें कॉपी कर लेना पाथ। अगर आपने ड्राइव को माउंट किया जैसे मैंने किया है, उस केस में आपको अपने लोकेशन पे जाना है जहां पे भी आपका फाइल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इस फोल्डर में अवेलेबल है, तो बेसिकली जहां पर भी आपकी फाइल अवेलेबल होगी आपको मेन यही काम करना है। 3 डॉट्स आपको राइट एक्सट्रीम में दिखेंगी, उस पर क्लिक करके कॉपी करना है पाथ को और उसी पाथ को पेस्ट कर देना है। तो ये जो पाथ मैंने लिखा है दैट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। सो जस्ट चेक व्हाट इज योर पाथ in your file, and in that case just copy that path and then try to load the data. Sample mean आया? Let's try to evaluate the sample mean now. सैंपल ले ले, 1000 सैंपल ले ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फेच द सैंपल। तो उसके लिए फिर से मैं क्या कहूंगी, डेटा अमाउंट डॉट सैंपल, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर दूंगी साइज कितना चाहिए, 1000। और रेंडम स्टेट भी मैं डिफाइन कर रही हूँ। इसका पर्पस क्या है कौन बताएगा मुझे? अब तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 42 कर लेते हैं चलो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंडम स्टेट? To get the same sample output whenever we will run the specific file in the multiple iterations, right? और अब हम क्या कर लेते हैं, हम सैंपल मीन इवेल्युएट कर लेते हैं, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन था, जिसके लिए हमें सैंपल डॉट मीन करना होगा। एंड फाइनली वी कैन सिंपली प्रिंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सैंपल मीन। प्रिंट करवा दो। तो वो है हमारे पास 119.54। तो क्या हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? होना चाहिए ना यूजुअली, या नहीं होना चाहिए? मेन आइडिया स्टैट्स का क्या था जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, अब तो हम बहुत जल्दी ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो यही आइडिया होता है कि
जब हम सैंपल्स लेते हैं तो अ, कितने क्लोजली हमने सैंपल्स लिए हैं, कितने अनबायस्ड हमने सैंपल्स लिए हैं, वो डिटरमाइन किससे होता है कि कितना क्लोज आपका सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के इक्वल है। तो हाँ, ये क्लोज तो है, बट अभी भी ऑब्वियसली कुछ एरर्स होंगे, तभी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, राइट। 123 भी हो सकता था, 124.12 भी हो सकता था। सो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट नहीं है, बट हाँ, इतना भी बुरा नहीं है कि रिजल्ट में ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत इशू है, राइट। जमीन आसमान का फर्क नहीं है, ठीक है, मेक सेंस। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सैंपल साइज ऑन द सैंपल मीन। नो, देयर इज नो एज सच रीजन। यूजुअली मैं 42 या 44 लेती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है। मेन रीजन ये हो सकता है उस चीज का कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंटेशंस दिखेंगे और जितने भी आपको स्टैंडर्ड रेफरेंसेस दिखेंगे, वहां पर ये नंबर फीड किया जाता है। तो इसीलिए मेरी भी हैबिट इसी को लेने की है। बट आप कोई भी नंबर ले सकते हो, दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी वेरी आई वुड से सर्टेन। जैसे एलियस नेम में आप लोग देखोगे कि हमेशा हम पीडी और एनपी डालते हैं। हम अपना नाम भी डाल सकते हैं, हम किसी और का नाम भी डाल सकते हैं, राइट। टीएलटी ही लिखते हैं, एसएनएस ही लिखते हैं, एक एलियस नेम ही तो है। बट वही स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशंस के अनुसार यही लिखा जाता है, तो हमारी भी हैबिट ऐसी ही हो गई है, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग। what I want to showcase you, or what we have to understand today, is what is the impact of sample size on sample mean। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू चेंज द सैंपल साइजेस। सो आई ट्राई टू क्रिएट अ लिस्ट, और यहाँ पे सबसे पहले मैं 10 लूंगी, फिर मैं 50 लूंगी, फिर लेट्स से मैं 100 लूंगी, देन आई विल टेक 500, आई विल टेक 1000 जो हमने पहले लिया था, देन आई विल टेक 5000, आई विल टेक 7000, लेट्स सपोज। ले लिया। नाउ व्हाट आई हैव टू ऑब्जर्व और व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट विल हैपन विद द सैंपल मीन्स। मेजरली जब हमने 10 लिया तो सैंपल मीन कितना आ रहा है, 50 लिया तो क्या आ रहा है, 100 लिया तो क्या आ रहा है, 500 लिया तो क्या आ रहा है, 1000 लिया तो क्या आ रहा है। दैट्स व्हाट वी वांट टू ऑब्जर्व। डू यू हैव एन आइडिया व्हाट शुड हैपन एज पर यू? करने से पहले क्या आप लोगों को कुछ इंट्यूशन है कि क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए? यूजुअली सैंपल मीन को इम्पैक्ट होगा, या सैंपल मीन हमेशा ही अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन मीन के अप्रोक्स आएगा? क्या होना चाहिए? द मोर द सैंपल साइज, मोर एक्यूरेट इट विल बिकम। ओके, okay, let's try to observe this. So what we can do, we can take sample means as the variable, as a list which will store the I would say mean values of the different sample sizes that we will be having. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा ऑफ AMT अमाउंट जिसका हमने लेना है, डॉट सैंपल, एंड इसके अंदर हम n की वैल्यू को अब डिफाइन करेंगे with the size that we will be able to get in the loop, which we will define that random state में फिर से डिफाइन कर देती हूँ, इक्वल्स टू 42। एंड उसके बाद यहाँ पे हम मीन लेंगे फॉर अ गिवन साइज इन सैंपल अंडरस्कोर साइजेस, एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट वी हैव इनसाइड दिस सैंपल मीन्स। और इसके अलावा बेटर वे में अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम एक और काम कर सकते हैं, फॉर अ गिवन साइज कॉमा मीन वैल्यू इन जिप मेथड। कितने लोगों ने जिप मेथड यूज किया है? where we will be having the sample sizes, we will be having the sample means. What is the purpose of this zip method? We can print, ये तो हमने यूज किया है फॉर्मेटिंग तो बहुत बार, अब सैंपल साइज, उसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं अपने साइज को, और आफ्टर दैट वी कैन डिफाइन सैंपल मीन, और उसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं मीन को। ठीक है, एक बार चेक करो, एक बार चेक ही कर लेते हैं रन करके व्हाट इज हैपनिंग। हाँ ठीक है, मेक सेंस।
सो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले जिप के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिप मेथड इन पाइथन। मुझे नहीं पता हमने पहले डिस्कस किया है कि नहीं किया, बट अगर मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अच्छा होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो मैं खुद बताती हूँ आपको। यप, यहाँ से आप लोग रेफर कर सकते हो मेजरली। ओके, डिस्कॉर्ड डेटा डेन में वी डिस्कस दैट, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो मेजरली यू विल ऑब्जर्व कि जब भी आपको कोई भी दो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वैल्यूज गिवन है ना, और आपका मेन पर्पस है उनको कंबाइन करना, जैसा कि अभी मेरे पास में था कि मेरे पास में दो लिस्ट थी, सैंपल साइज और सैंपल मीन, और मुझे उनको कंबाइन करना था इन अ वे, एक ही फॉर्म में आपको आंसर देना है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्पेसिफिक पार्ट, this is the sample mean correspond to 50, this is the sample mean correspond to 100, this is the sample mean and so on। तो स्पेसिफिक सिनेरियो में हम zip का यूज करते हैं। so you can say it's a function in python combines multiple iterables, maybe list, maybe tuple, maybe string, maybe dictionary into a single iterator of tuple। so here you can observe, यहाँ पे हमारे पास इनके पास में दो लिस्ट अवेलेबल थी, नेम और स्कोर। जैसे ही इन्होंने जिप मेथड को यूज किया तो क्या हुआ, दे विल बी एबल टू कंबाइन जोन विद 85। इसको मे बी कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जोन का स्कोर कितना है 85, एलिस का कितना है 90, बॉब का 78, लूसी का 92। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट। So it's a very good method in terms of displaying the results when you have the values available in the two different data structures and you want to combine both of them to display the result। ठीक है, always remember that। अब coming to the main part जिसके लिए हमने ये टॉपिक शुरू किया था, क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखो इस रिजल्ट को और मुझे बताओ कि what is the inference we will be getting over here। what is the, अगर कोई आपसे पूछता है कि what is the impact of the sample size on a, oh not a sample mean, हाँ सैंपल मीन पे ही, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉपुलेशन मीन हमें सोचना है। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर, कैन आई से as the sample size increases, listen this very carefully, as the sample size increases, can we say that the sample mean becomes a somehow better estimator of the population mean? And this is, I would say, one of the key ideas of the central limit theorem। यहीं से कहीं ना कहीं उनको वो इन्फ्रेंस आया, और दैट इज हाउ दैट स्पेसिफिक थ्योरम वाज डिजाइन। तो व्हाट द रिसर्चर्स हैव ऑब्जर्व कि जैसे से हम सैंपल साइज को बढ़ा रहे हैं, तो जो सैंपल मीन हमारे पास में आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं वो एक बेटर एस्टिमेट है पॉपुलेशन मीन का। जब सैंपल साइज कम था तो वैल्यूज बहुत ही ड्रास्टिक चेंज में आ रही थी, 50 हुआ और खराब हुआ, 100 हुआ और खराब हुआ, 500 होते ही थोड़ा सा बेटर हुआ, 1000 होते ही थोड़ा सा और बेटर हुआ, 5000 में और ज्यादा बेटर हुआ, 7000 में बहुत करीब आ गया, राइट। सो बेसिकली कहीं ना कहीं 5000 से 7000 की रेंज इज अ बेटर सैंपल proportion to get the feel of what could be the population mean looks like। Can we say, why not simply use the mean of the whole data set? Anyone who wants to answer this question? So Manav said कि अगर ऐसा ही है, अगर आप बोल रहे हो कि जैसे जैसे सैंपल साइज को हम बढ़ा रहे हैं तो सैंपल मीन एक कहीं ना कहीं पॉपुलेशन मीन की वैल्यू क्लोज ले रहा है, जो कि हम देख भी पा रहे हैं, तो हम पूरा के पूरा पॉपुलेशन मीन क्यों नहीं ले लेते, हम सैंपल मीन निकाल ही क्यों रहे हैं? Anyone who wants to come on stage and explain this case? आई थिंक हमने बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस किया है पहले भी कि सैंपल
करने का बेनिफिट क्या है? सैंपल का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया? फिर तो हम सारा काम ही पॉपुलेशन से कर लेते हैं ना. There are multiple reasons for the same. Okay, few people have raised the hand. Shubham, you can go ahead. Then I'll give the mic to Harsh Okay. as well. uh, we can we basically use sample mean instead of the population mean because it is not possible if we take the like last day also we were discussing about it. Hmm. For the most time it is not possible to take a whole data set in the company or in the organization when we work. There are Hmm. like data in terabytes, not even in GBs. It's sometimes even flows in TB. So it Hmm. will be computationally, it will be very challenging to load those data sets, then to work upon those data sets. So what Okay. we basically try to do, we Hmm. basically try to take the samples. That's why we were like in last session, we have you have already taught us about the sampling techniques, Hmm. so that we can basically have those samples which can most accurately represents our data. That's most of the time you are always saying we need to have a balanced data set. Why we need a balanced data set, or the healthcare example you were giving us, it's Hmm. not possible, no, that a company who is coming up with new drug, he will test on almost all of the patient and then he will say, okay, yes, this drug is working or this drug is not working. So that will be a big challenge to us if we are in the fraud. So we can't take all the fraudulent transactions, train our models. It will be computationally very challenging. So what we basically do, or in the especially in the fraud domain, what happens? There are two approach: model based or the rule based. There we again Hmm. we take the recent most trends, and then we basically come up with the okay, this would be the best case scenario, like best fitted answers for right now. So same goes here as well. Right now we have, just because we have 14,000 data set, just suppose we have a 14 million or billion records. So it won't be possible to have, we can compute. It will be not the efficient way, but at the same time, if we take the sampling techniques and we will reduce our computing, and we can deliver almost our models can deliver same level of results that we are basically, if we get the whole data sets, that would be much better approach. I think that's why we go for the stats and we want to describe whole data set. What does mean actually represent? If somebody asks why we are even studying the mean, if we have the Hmm. all the data set, it is just because what does, these are the central values. One Hmm. value which can basically accommodate or represent whole data set as a whole. That's why we basically study center of gravity in physics. We take the point mass. It is never we have a point mass, or we have a whole. If my weight is 75 kg or 70 kg, it is not that the single center of gravity point will be 75 kg. It's whole. I have a hand, it also has a some weight, or I have a feet, that also has some weight. But it won't be like in calculation. We can't take the whole body and do go for a calculation. Otherwise, even the class 10th or 11th problem, even ninth problem of using a simple lever, we won't be able to do the calculation. We need these measures so that we can compress the data, we can basically come up, we can reduce the data into a form where we can handle it efficiently, as well as we can get some meaningful values, be it some calculation part, be it some representation part, be it just feeding into the models. It is basically, stats is basically for this purpose only. And that's why in the earlier session when you were talking about the maths and the stats part, I think even a person who is not even into the data analytics field, or not even used Python at all, then also even if he is or she is using only the Excel part, then also he will need the, or she will need the knowledge of stats to represent the data. You can't have, okay, we have a sales of 10,000 products, and on the daily basis we have sell around 50 lakhs product, but you will need okay, on this product, how you are getting, what is your margin. You will calculate no margin on the overall basis. It won't be like everybody is getting exact simple. The most recently the kirana store, they give you the discount on the personal basis. They have do not have Hmm. the standard procedure. So how Hmm. they will calculate the margin?
They can't say, no, okay, from Subham, I'm getting a margin of 10%. From Priya, I'm getting a margin of 5% only. So this is that can be done in the standard level, but those Kirana store and I'm just giving you a real life example. So you can understand that all have a certain limit or certain figure in their mind. Okay, if I have done this, it's good. In the marks also, the marks we get, uh, most of the company, they never care like what is individual marks in all the subject. They will ask what is your CGPA at the end of 4 years. Why? Because that one number can represent overall the summary of your 4 years performance, or whatever the metrics you say. You can agree that, okay, we can agree to disagree. A single paper can't decide the future, but it decides. And for that also stats come into the picture. So I Yeah. think, I don't know how much I Superb. was able to Great, explain. great. I think Shubham has I was thinking to give the mic to Harsh after that, but I don't think it's required now. The way Shubham has explained with the multiple examples, it's amazing. I really like the examples also. Manav, I think you got the clear understanding. He is explaining me better than me, I feel. Very good, nice. I Thank you, hope ma'am. now you got the importance of mean, and you will never forget that, right? Super. Really, I really like these kind of answers. Like, so inspiring, so motivational for me, so encouraging for me. Very good, Shubham. Nice. Perfect. I think we can proceed ahead now. I don't want to speak on this specific topic. Shubham has already given a lot of great illustrations. I don't think I can give any other XYZ other example on top of this. Great move. So, I hope so far so good. Any doubt anybody is having? This is what you will be able to get when you will do the discussions on Discord. Because usually, I know there are so many people in my batch who are very good in terms of giving the real time examples, explanations. It's just that we don't have the time to discuss with everybody, right? But if you will discuss with a very few set of people in your group in the Discord, I think you will get amazing knowledge with your team members itself, right? More than what you're getting in this live sessions. Really interesting. Perfect. Now, what we want over here is we want to visualize now central limit theorem, क्योंकि वही हमने वहां से हमने स्टार्ट किया था. So we have to see कि कैसे हम CLT को visualize कर सकते हैं with a different sample sizes, right? That's the whole idea that we want to perform over here. So for that, what we will do, we will try to write one function of visualize underscore CLT. Inside this, I will provide data. I will provide the sample size. Plus, I will provide the number of samples. Okay? This is a very interesting thing. Now, what I want is, I will try to evaluate the sample means. क्योंकि उसी का distribution तो हमें create करना है in order to create the CLT based theorem. That's what we have discussed. So what I will do, I will try to find out the mean, np.mean. और यहाँ पे क्योंकि मुझे samples create करने हैं, so I will use np.random.choice, and inside that I can mention the data, and I can mention the size of that sample will be whatever be the sample size mentioned by the user in the function. ठीक है? And then I will use a for loop in the range of number of samples. अच्छा, इतना तो क्लियर हो रहा होगा कि what are these parameters signify? Sample size, when you will try to find out the sampling part S1, S2, S3 till S50, जैसे हमने S50 तक लिया था, right? तो हर एक सैंपल में how much is the size you want? हर एक सैंपल में जैसे हमने अपने एग्जांपल में 50 लिया था, तो वो ऑब्वियसली डिफाइन करेगा यूजर अपने फंक्शन को कॉल करते हुए, एंड एज पर दैट आपकी जो सैंपल्स हैं वो वेरी करेंगे, और नंबर ऑफ सैंपल्स इज हाउ मच
how many number of times you want that you know samples to be done, sampling कितनी बार आपको करनी है, that is the whole idea. चले आगे. Now I want to create the distribution of this sample mean. So I will use hist plot for the distribution part per se. I can define sample means जिसका मुझे distribution check करना है. कितनी number of categories हमें बनानी है, let's say 30 बनानी है. Color define कर सकते हो, edge color define कर सकते हो. We can define it as let's say black. Spelling ठीक है ना? I think ठीक है. Let's move ahead now. You can give the title of the graph. Title could be, you can mention the sample size. कि हमने कितना sample size लिया, उसके अंदर आप define कर देना. जो भी user sample size define करेगा उसको. And the number of samples. Because these two are the important, I would say, values in the given sampling technique, right? After that, we can define the X label. X label क्या होगा? Sample mean. Y label क्या होगा? Frequency. और उसके बाद हम सिंपली अपने प्लॉट को शो कर देंगे. और यहाँ पे अब हमें फंक्शन कॉल करना होगा. And this is what the function definition. एक बार ये चेक करो. And then we can just do a simple function call. Visualize CLT करके डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं. अभी हम अमाउंट वाला डेटा पे ही करते हैं. सैंपल साइज लेट्स डिफाइन इट एज, कितना डिफाइन करें अभी के लिए? 100 ले लेते हैं, फिर हम चेंज करके देख लेंगे. नंबर ऑफ सैंपल्स लेट्स से 1000 ले लेते हैं. एक बार चेक करें. कुछ तो प्रॉब्लम आया. Yes, we are doing random sampling only. Problem क्या आया? Unsupported operand type, generator and int. Mean निकाला, इसके बाद random dot choice, data, size हमारा sample size था. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स का इशू कर दिया. अब ठीक होना चाहिए. Now it is fine, right? There was some issue with the bracket. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है? इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? गॉसियन, नॉर्मल बोल सकते हैं एवरीबॉडी. अच्छा, एक और चीज चेक करना है यहाँ पे, जो अपने लिए ही है. अगर मैं इसका साइज सिर्फ लेट्स से 30 लेती हूँ और यहाँ पे साइज 500 लेती हूँ, एक बार ये भी देखते हैं. क्या ऑब्जर्वेशन है? जब सैंपल साइज छोटा है हर एक सैंपल का जो आप कैरी कर रहे हो, तो उस केस में कहीं ना कहीं प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्क्यूनेस है थोड़ी सी. कहीं ना कहीं ये लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है. यस, राइट स्क्यूड है. लेफ्ट की तरफ आपका मेन जो बेल शेप कर्व है वो बन रहा है. पर जैसे जैसे आप एन की वैल्यू को, सैंपल साइज को 50 से थोड़ी 30 से 100 लेके जा रहे हो और 100 से 500 लेके जा रहे हो, वैल्यूज बेटर हो रही है. And it is approaching towards that normal distribution. So it means that when you are trying to get that samples also, make sure कि जो size आप लेके चलो वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, so that it will properly approach towards a normal distribution. But anyhow, this is what is central limit theorem. Does it make sense? Is this clear to everybody before we will proceed ahead now? जो मैंने theoretically आपको समझाया था, अब मैंने वो चीज आपको प्रैक्टिकली शोकेस करके दिखाई है. दैट इज द होल पॉइंट, ताकि
everything should be pretty much clear to everybody. Very very important concept. अभी मैं डिस्कस करूंगी इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं. मेक सेंस? चले आगे. Shall we move ahead? But the samples whose means we are calculating, they will not be mutually exclusive, right? But the samples whose mean we are calculating, that's true. So what is the issue in this case, Sudarshan? They will not be mutually exclusive. That's true. मतलब सेम सैंपल्स भी आ सकते हैं क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग हो रही है ना यहाँ पे. सो दैट्स ट्रू. द ओनली पॉइंट इज कि उनको क्या दिखाना है एट द एंड ऑफ द डे. आप लोगों को उनको ये दिखाना है कि देखो जब हम सैंपल मीन्स को कलेक्ट करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है. और ये चीज एप्लीकेबल है इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका पॉपुलेशन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है कि नहीं करता. तो जैसे ही ये थ्योरम आई ना तो लोगों ने पॉपुलेशन डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करना ही बंद कर दिया. आज के टाइम पे कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज इस थ्योरम को यूज करती है, सैंपल मीन लेती हैं. सैंपल मीन का उनको पता है बाय डिफॉल्ट वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करेगा. तो जो भी प्रॉपर्टीज उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगती हैं वही प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को वो यूज करती है, जो कि हम आने वाले डिस्कशन में पढ़ने वाले हैं. ये बेनिफिट हो गया क्योंकि अब हमें ये सर्टेनिटी हो गई कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहे हैं सैंपल मीन के, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे ना. तो जो भी प्रॉपर्टीज हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाते थे वो सारी प्रॉपर्टीज हम इस सैंपलिंग वाले मीन के डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाएंगे और उससे हम अपने रिजल्ट्स निकालेंगे. तो कोई पूछता ही नहीं है पॉपुलेशन डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करे. वो जो सारी दुविधा थी ना वो सॉर्ट आउट हो गई इस छोटी सी थ्योरम से. लग रही छोटी सी है बट आज के टाइम पे स्विगी जोमेटो से लेके उबर ओला तक सब जगह सीएलटी थ्योरम एप्लीकेबल है. अभी मैं आपको एक अच्छा सा टास्क भी दूंगी इसके बाद और एक यूज केस मैं समझाऊंगी आपको जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कैसे एप्लीकेबल है, कैसे वो इनसाइट्स निकालते हैं. राइट, वी विल डिस्कस दैट यूज केस. बट एनी हाउ बिफोर जंपिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट, इतना पार्ट क्लियर हो गया, कोड पार्ट इज क्लियर. उससे पहले यूज केस से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करनी है, फिर हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे. चले आगे. Is there any formula to calculate what should be the sample size and sample numbers with relation to population data? Usually as a standard rule of thumb ये बोला जाता है, जितनी भी आप standard books देखोगे stats की, तो वहां पे ये बोला गया है कि 30 से ऊपर होना चाहिए साइज. अब उसका रीजन भी ये रखा गया कि जब भी हम 30 से कम सैंपल साइज लेते हैं तो उस केस में प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस करी थोड़ी देर पहले वो आती है कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मीन वैल्यू है, वो काफी ज्यादा दूर आती है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग सेड इन द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इतना सैंपल साइज होना चाहिए या इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें सैम्पलिंग करनी है. दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन what kind of data you are dealing with, what is the kind of a problem statement you are dealing with, what is the kind of risk capacity you had in your data. So all of those are the factors experimentally you have to find out. Machine learning, deep learning में एक concept होता है hyper parameter tuning का. Not really sure how many of you knows that. It's kind of, अगर आपको पता है तो आप उससे relate कर सकते हो. ये hyper parameters है हमारे लिए. हमें experimentally इसको figure out करना होता है कि क्या values हमारे पास में होंगी सैंपल साइज की और नंबर ऑफ सैंपल्स की टू डिटरमाइन द बेस्ट values in order to do the overall analysis. And it's not that much difficult. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एक फंक्शन ही तो लिखना है अगर आप ध्यान से देखो तो. उसके बाद तो आप इनको चेंजेस करते रहो. You will get that point where you will be having the best kind of a distribution, isn't it? You just have to focus on how you can define the main function.
After that, it's just a function call that you have to hit. That's it. Right? Make sense? All good till so far? चले आगे. Now, we have to discuss about what is the difference between sample mean versus, अब एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है आज के सेशन के बाद, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाले सेशंस में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. तो कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता है आप क्या बोल रहे हो. दोनों चीजें यूजुअली लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना लास्ट सेशन में, पीडीएफ एक टर्म है जो लोग काफी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, और वो बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, probability density function, they both are same, but there is a difference. I told you in the last class कि probability distribution function is the main header. Inside that we have two values, one is PMF, another one is PDF. PMF for the discrete probability mass function, PDF is probability density function for the continuous. Same चीज आज मैं बोल रही हूँ. Sample mean or sampling distribution mean, people use these two words interchangeably. They feel that they both are same, but there is a huge difference between these two terms. Anyone can guess? Sample mean तो हमने अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले निकाला था. This is what we called as a sample mean, कि आपने एक सैंपल लिया और उसका मीन निकाला. जैसे आपने यहाँ पे 1000 सैंपल्स एक ही बार सैंपलिंग करी ना, 1000 सैंपल्स लिए और उसका मीन निकाला, तो आपके पास आया 119.54. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सैंपल मीन. तो आई थिंक इतना तो क्लियर है, क्योंकि हम बहुत बार इसको डिस्कस कर रहे हैं कि सैंपल मीन क्या होगा. सैंपल मीन इज वेरी सिंपल टर्म, द मीन ऑफ अ सिंगल सैंपल. अब वो सैंपल का साइज कितना भी हो सकता है, आप 1000 ले रहे हो, 100 ले रहे हो, 5000 ले रहे हो, बट लेने के बाद जब आप उसका मीन इवेल्युएट कर रहे हो तो वो आपका एक सैंपल मीन हो गया. नेक्स्ट है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन. सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ये कुछ नया है. जो आपने सैंपल मीन्स निकाले, अभी निकाले थोड़ी देर पहले, राइट, सीएलटी थ्योरम को डिफाइन करने के लिए, स्टेट करने के लिए, तो व्हेन यू ट्राई टू टेक द मीन of all the possible means, all the possible sample means, which basically approximates to the population mean. यही मुझे आपको शोकेस करना है इस इंप्लीमेंटेशन से. तो जो आपने ये x1 बार, x2 बार, x3 बार एंड सो ऑन चीजें निकाली, इसका अगर आप मीन लेते हो तो वो आपका क्या आएगा? That will be the sampling distribution mean. Does it make sense? What I'm trying to convey over here. इंप्लीमेंटेशन से समझाऊं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं. इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो हमने अभी कोड में लॉजिक लिखा था, इसको मैं पूरा के पूरा उठा लेती हूँ. अभी के लिए मैं अलग अलग उस पे नहीं कर रही, सिंपली एक हम लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे. इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं. np डॉट मीन, np डॉट रेंडम डॉट चॉइस. हम बोलते हैं कि लेट से आप 100 साइज के सैंपल उठाओ, और मे बी कितनी बार करो, लेट से 1000 टाइम्स नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक है, तो आपसे आपके पास इसके बाद क्या आएगा? आपके पास सैंपल मीन्स आ जाएंगे, सैंपल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. लेट्स प्लॉट दिस. क्या एरर आया? np डॉट मीन डेटा, डेटा हम पूरा नहीं ले रहे हैं, डेटा ऑफ अमाउंट ले रहे हैं, साइज 100. अब ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई? वैल्यूज आ गई सारी. कितनी वैल्यूज होंगी ये? x1 बार से कितने तक जाएगा ये? बताओ कितनी वैल्यूज होनी चाहिए?
ये जो लिस्ट आ रही है, कोई बोल रहा है 100 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? कितनी बार कर रहे हो आप ये सैंपल्स काउंट? 1000 टाइम्स। तो आपके पास वैल्यूज आ गई। इतना क्लियर है? सब जगह मीन निकाल रहे हो, आउटसाइड में एनपी डॉट मीन ही निकाल रहे हो। अगर आप इन वैल्यूज को प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा? किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए? When you plot these values, whatever you're getting from x1 bar to x 1000 bar, you will get a normal distribution as per which theorem? Central limit theorem, right? That's true. Now, what I want to showcase you is the meaning of sampling distribution mean. Meaning of sampling distribution mean. What does that mean? When you will try to take the mean of all of these above sample means distribution. और अब अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं, what is the value we are getting of this sampling distribution mean, क्या ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन मीन के इक्वल नहीं है? याद है? what was the value of the population mean? Very very close. क्यों है? समझ में आया? क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा है ना। अब समझ में आया क्यों सीएलटी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, जो अब आपके पास जो वैल्यूज आई हैं, ये जो सैम्पलिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज है, इसको जब आप यूज करोगे और कोई भी रिजल्ट जनरेट करोगे, कोई भी कंक्लूजन निकालोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, वो वैल्यूज, वो एक्सपेरिमेंट्स, वो रिजल्ट्स आपके पॉपुलेशन के बहुत क्लोज आने वाले हैं। सो वन थिंग इज कि whatever be the curve which you are getting, which is a normal distribution that we have seen as per the CLT, this value of this mean value mu, or I would say the mean of these sampling distribution mean of this sampling sample means distribution is equal to, is approximately equal to the population mean. ये बात क्लियर है? Does it make sense? यहां पे इंक्रीज इन सैंपल साइज का कोई कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट था जहां से थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। बट यहाँ पे क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब आपने x1 बार से लेट्स से x50 बार या x1000 बार तक वैल्यूज निकाल ली, और जब आप उसको प्लॉट कर रहे हो, आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है एज पर द सीएलटी। जब आप इसका मीन निकालते हो, जब आप इसका मीन निकालते हो फ्रॉम x1 बार टू x50 बार और x1000 बार, वो मीन की जो वैल्यू है, जिसे हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन बोलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं स्टैट्स की भाषा में? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन। इसकी वैल्यू पॉपुलेशन मीन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। तो एक तो होता है सैंपल मीन। सैंपल मीन मतलब एक सैंपल का मीन, उसकी वैल्यू हो सकता है पॉपुलेशन मीन के इक्वल हो सकता है ना भी हो। उस केस में हमने ये इन्फ्रेंस निकाला कि जैसे जैसे आप सैंपल मीन के साइज को बढ़ाओगे तो वैल्यू पॉपुलेशन मीन के नजदीक आती जाएगी। थोड़ी देर पहले निकाला था। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करी आज के सेशन में प्रैक्टिकली, कि जब आप सीएलटी थ्योरम को यूज कर रहे हो और जब आप रेंडमली
लेट्स से 1000 सैंपल्स को निकाल रहे हो और उसका मीन निकाल रहे हो, तो जब आपके पास x1 बार से x1000 बार तक सैंपल मीन की वैल्यू होगी, उसको जब आप प्लॉट करोगे तो उसका जो मीन आएगा, उन सैंपल मीन्स का जो मीन आएगा वो अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन मीन के इक्वल होने वाला है. एंड दैट इज द मेन रीजन यू विल ऑब्जर्व ओवर हियर कि जैसे ही हमने जो सैंपल मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज थी, x1 बार से x1000 बार की जो ऊपर वैल्यूज थी, उसका हमने जैसे ही मीन निकाला, वो मीन की वैल्यू आई 123.94, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी हमारे पॉपुलेशन मीन के, विच इज 124.43. दैट्स द होल पॉइंट. समझ में आया what I'm trying to convey over here? Does it make sense? Everybody? Confusion? So in the last one, we took mean of all means. That's true. We have took mean of all the means that we have created. 1000 जो mean values हमारी ऊपर आई थी, उसका mean लिया हमने, और हमने क्या observe किया, उसका जो mean आ रहा है वो population mean के approximately equal है. That is the inference. That is the key takeaway. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जब आप CLT थ्योरम को लगाते हो और आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आता है ना, एज पर द CLT, तो उसका मीन की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे उसके मीन की वैल्यू पॉपुलेशन मीन के इक्वल ही होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होगी. क्लियर है? इतना समझ में आया? ऑल गुड. आगे मूव करें, थोड़ा सा और आगे करें. यस हर्ष. Ma'am, so that last method that we use, which means the method of taking sample means we took the random samples and then the last length. आपकी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी. मतलब आवाज आ रही है बट क्लैरिटी नहीं है आवाज में. anyone who got what Harsh is asking the question? Is it better now? Yeah, it's better. Yeah, please go ahead. Yes, ma'am. So जो last line of code है उसमें the way we are taking those samples, sample means that is random only, right? Like sample means that we are taking. हाँ, that is random. So how we are getting the sample means distribution value is by this. तो वो random ही है. Yes, that's random. हम क्या कर Okay. रहे हैं, 1000 बार जैसा कि लूप चल रहा है, 100 साइज के सैंपल निकाल रहे हैं रेंडमली डेटा अमाउंट वाली वैल्यू से. Okay. That's Okay. true. ठीक है? Yes. Perfect. The samples of CLT always need to be a normal distribution. Can't it be skewed? देखो आप लोग फिर गलती कर रहे हो, फिर से ठीक से नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. क्या प्रॉब्लम है इस लाइन में? व्हाट शुभम हैज सेड, क्या हम सैंपल्स ऑफ CLT को बोल रहे हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेगा? किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? सैंपल्स CLT में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं या सैंपल के मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं? देखो मैंने पहले लिखा स्क्रिबल इंक में, फिर आपको प्रैक्टिकली उसी चीज को कोड करके दिखाया. अगर आप अभी भी गलत इन्फर कर रहे हो, दैट इज योर मिस्टेक. सैंपल्स कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर ही नहीं सकते. यही तो प्रॉब्लम थी. सैंपल कभी तो बायस होंगे क्योंकि हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो बायस्ड है कि अनबायस्ड है. पर इससे क्या हुआ कि जब आप मल्टीपल टाइम सैंपलिंग करोगे तो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गई कि कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि बंदा अनबायस्ड फॉर्म में सैंपल्स को लेके आएगा. तो जब उसका मीन मिलेगा तो इट्स लाइक ओवरऑल प्रोबेबिलिटी में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा. इसीलिए CLT थ्योरम आई कि एक बार हो सकता है कि आपके पास में स्क्यू डेटा आए, दूसरी बार हो सकता है, पर 1000 बार कैसे हो सकता है? 1000 बार तो नहीं हो सकता ना. एंड दैट इज व्हाई द CLT थ्योरम मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. समझ में आया? क्लियर है सभी को? ऑल गुड.
चले आगे, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। अभी तक हमने बात करी मीन के बारे में कि मीन क्या होगा इन सैंपल मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन के बाद दूसरी चीज आती है स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज सैंपल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने क्रिएट किया ऊपर? क्या होगा, क्या लगता है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम ऊपर क्रिएट कर रहे हैं that is being find out, this will be sigma upon square root of n. कितना होगा? Sigma upon square root of n. What is the square root of n indicates? What is the n? What is the n? n is the sample size जो आप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 50 सैंपल साइज लिया, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पे हमने 100 सैंपल साइज लिया था, तो इट वाज ऑब्जर्व कि स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी approximately equals to the population standard deviation divided by square root of n, where n indicates the not the number of samples, n indicates the sample size, n indicates the sample size, and that's how anyone will be able to evaluate the mean and the standard deviation of a sampling mean distribution. Does it make sense? And this term is what we called as in the history of stats standard error. अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर one and the same thing. So if you will ask the difference between these two terms, they think that they both are same. But do we have any difference? Yes. They are closely related, but there is a huge difference between a term called as standard deviation simply and a term called as a standard error. ये चीजें देखने में बहुत छोटी छोटी लग रही है आप लोगों को, आप लोग खुद से पढ़ते तो आप लोगों को लगता है कि सब सेम ही तो है, बट जब आप बहुत क्लोजली जाते हो चीजों के तब आपको समझ में आता है कि इनका डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? स्प्रेड ऑफ individual data points in the population. Can I say? Whenever we talk about standard deviation, which is a measure of dispersion in the statistics, what we have learned, it is a measure of, the spread of the, can I say, individual data points in the population, यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट के बारे में बात करते थे हमेशा। हमने कभी भी सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशंस के स्प्रेड के बारे में बात किया ही नहीं था आज से पहले। टुडे इज द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड एरर? व्हेन somebody is talking about the spread of sample means, not the individual points. Let me write it very clearly over here. So whenever someone is saying standard error, this key term is specifically designed to measure the, काम देखो दोनों में सेम ही कर रहे हैं, बट हम डेटा पॉइंट्स क्या ले रहे हैं उससे टर्म्स का डिफरेंस आ रहा है। मेजर्स द स्प्रेड ऑफ, आई वुड से, सैंपल मीन्स अराउंड द पॉपुलेशन में। क्लियर है? All good? So far so good? Shall we move ahead now?
I hope now if in future anybody will ask you the difference between these two, or if anyone will say that these two are same, you will be able to explain to them that no, they are different. स्टैंडर्ड एरर का मतलब है जब आप इन सैंपल मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करोगे, मीन के विद रिस्पेक्ट, राइट, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है जब आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, आपके पास ये मीन वैल्यू है, पॉपुलेशन मीन, और आप एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, एक्सआई, इसीलिए हम एक्सआई बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N. तो यहाँ पे जब हम इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. जब हम x बार या सैंपल मीन्स के विद रिस्पेक्ट जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन का डिफरेंस होगा उसके बारे में बात करते हैं तो वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड एरर. सो टेकिंग द standard deviation of sample means distribution will give standard error. That's a very absolutely correct definition. I hope it makes sense to everyone. चले आगे. कोड करना है इसका या खुद कर लोगे? तो मीन तो हमने निकाल लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन में निकाल देती हूँ, देन यू विल हैव टू क्रिएट अ प्लॉट फॉर द सेम. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग. वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. कैसे निकालोगे? सिंपल है, डेटा ऑफ अमाउंट डॉट, आवाज आ रही है मेरी? माइक पास ही है वैसे तो, या फिर वैसे ही सही आ रही है? ठीक है, अगर नहीं आ रही तो मुझे बताना, आई विल अगेन पुट इट. डेटा ऑफ अमाउंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को लगा देंगे. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, सैंपल साइजेस. ले लेते हैं कुछ सेंटर, 10 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं जो हमने पहले लिए थे, 100 ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, then we can take 1000 for now. Now what we have to do, we have to find out the standard errors corresponding to the different sample sizes that we are taking up. So what will be the standard error? Just now we have covered up population standard deviation divided by np dot square root of the sample sizes that we will be having for a given sample size in the sample sizes. अब इसे हमें प्लॉट करना है. प्लॉट तो वैसे मैं सोच रही थी आपको दूंगी, बट इट्स ओके, आगे का टास्क देंगे. plt डॉट फिगर, इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं फिक्स साइज को, लेट्स से 10,6. उसके बाद you can define the title. We can say standard error versus sample size that we are picking up. We can define the X label. X label में define कर देंगे sample size को. We can define the Y label, which indicates the standard error. Then we can try to show the plot. कुछ गड़बड़ हुआ है. क्या गड़बड़ हुआ है? वैल्यू पास नहीं किया. ओह, plt डॉट प्लॉट ही कॉल नहीं हुआ क्या? plt डॉट प्लॉट, लेट्स प्लॉट इट. x एक्सिस में क्या डालेंगे, सैंपल साइजेस. y एक्सिस में क्या डालेंगे,
स्टैंडर्ड एरर्स, और क्या डालना चाहिए? बाकी आप लोग क्रिएटिव हो ही, थोड़ा सा लाइन स्टाइल्स कर देना। कैसी लाइंस चाहिए? डैश लाइन कर दे? आई थिंक दैट विल लुक बेटर। मार्कर भी डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू ओ करके। लाइन स्टाइल हो गया। कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्रीन कर देते हैं। अमेजिंग। क्या ऑब्जर्व हुआ? कुछ ऑब्जर्व हुआ? क्या इन्फ्रेंस निकला इस ग्राफ से? वही सेम इन्फ्रेंस निकलेगा एक्चुअली में जो। What is the inference of this specific plot? Standard error reduces, goes to approximately minima as we increase the sample size. क्या सब चीजें एक ही चीज को सिग्निफाई नहीं कर रहे कहीं ना कहीं? एंड दैट मेक सेंस, राइट? दैट मेक सेंस। इंक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था? सैंपल साइज बढ़ेगा तो वो एक somehow प्रॉपर एस्टिमेट है कंप्लीट पॉपुलेशन मीन का, and that is the main reason you will be able to observe over here that as and when we are increasing the sample size, the standard error is somehow decreasing. वैसे भी अगर हम फॉर्मूला वाइज भी देखें, थोड़ा सा इनली ऑब्जर्व करें, तो इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, तो उससे भी इंट्यूशन क्लियरली मिल जाती है विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ, बट एनी हाउ वी हैव प्लॉट इट एज वेल टू सी द मेन थिंग। समझ में आया? क्लियर है? ऑल गुड? Shall we proceed ahead? चले आगे? Does it make sense? Everybody is fine till so far? Any doubt till so far, whatever we have discussed? Why we do not use n minus 1 as denominator when we are doing a calculation of a standard error? तो यहाँ पे वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो हम सैंपल मीन से करके चलते थे अरिजीत। बेसिकली यहाँ पे हम एक तरीके से एरर निकाल रहे हैं विच इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द सैंपल साइज। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात नहीं कर रहे, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट उस प्रपोर्शन के सेंस में नहीं है कि पॉपुलेशन जो वैल्यू है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो कितनी रिलेटेबली। यहाँ पे हम सिंगल सैंपल की बात नहीं कर रहे, हम सैंपल मीन की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो जो टॉपिक आप लेके आ रहे अपने हेड पे वो रिमूव हो जाता है। वो तब आता है जब आप लोग सैंपल मीन की बात कर रहे होते हो, राइट? एट द पॉइंट वेयर when we're talking about a single sample mean, that is where we have to discuss about this n-1 thing which comes into picture. But here, because we're talking about the sample mean, not a single sample, that's the main reason that specific point doesn't comes into picture. Is this clear? I hope now my voice is clear. So can we say that standard deviation will increase? In what situation you are saying, Harsh? जब आप देखो, ये आप देख भी पा रहे हो, मतलब अगर आप इसका फॉर्मूला देखो स्टैंडर्ड एरर का विद रिस्पेक्ट टू द सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड एरर घटेगा। जैसे जैसे आप n की वैल्यू को कम करोगे स्टैंडर्ड एरर उतना ही बढ़ेगा। So that is the main thing which you always have to take care of. And the graph which we have just now created somehow showcase the same thing to us. Can you see? हो क्या रहा है? सैंपल साइज x एक्सिस में है और n की वैल्यू बढ़ रही है हर एक पॉइंट पे, हर एक मार्कर पे। अगर आप ऑब्जर्व करो तो एट द एंड ऑफ द डे जब हमारी n की वैल्यू 1000 है, तो अगर आप ध्यान से देखो एरर बहुत ही कम हो गया, जो रिफ्लेक्ट करता है कि सैम्पलिंग मीन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, in this specific scenario, if we have a good proportion of samples, then our results will be much better. Error will be as low as you can expect. And
we will be able to get the amazing insights, amazing inferences. So when we do experiments in the companies also, we have to make sure कि our sample size is good enough. अगर आपका sample size good enough नहीं है ना, तो आपके सारे के सारे experiments results एक तरीके से realistic नहीं होंगे, वो population को somehow showcase नहीं करेंगे. That's the whole idea. So even standard deviation will reduce as the sample size will increase, and thus the error will reduce. That's true. That's true. Clear है सभी को? All good? Till what value does the standard error go as and increases 1? तो ये चीज आप observe कर सकते हो. किस value तक जाएगा? I think Sudarshan, you already have given the answer. That's true. Right? Make sense? Clear हुआ अभी तक whatever topic we have covered up? Where we are calculating mean to calculate the standard deviation here. Mean तो हमने calculate किया था ऊपर, अगर आप लोग को याद हो. Where we have observed that the mean is exactly equal to the population mean. And then we have talked about the standard deviation of this sampling distribution mean, which is what we call as standard error. And we have observed the relationship between its standard error and the sample size. That's the main idea which I really want to convey in this specific part of the discussion. Shall we move ahead now? Now, the last topic which is left of this specific portion is the realistic examples or the use cases. एक मैं बताती हूँ, बाकी आप लोग ढूंढ के लाना. नेक्स्ट सेशन में मैं इसी से स्टार्ट करूंगी. रियल टाइम यूज केसेस जहां पे CLT का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था रिगार्डिंग द यूज केस ऑफ फूड डिलीवरी कंपनीज. इट मे बी Zomato, it may be Swiggy. मैं तो यही दो यूज करती हूँ, तो मुझे इसी के बारे में ज्यादा आइडिया है. So if you will see the internals about this specific companies, food delivery companies, you will observe that the delivery time for the individual orders, they are not normally distributed. So if you will try to observe delivery times of delivering the orders, delivery times of any individual orders, they should not be normally not a normal distribution. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसका रीजन है मेरे पास में. द सिंपल रीजन बीइंग, मैं ये बोल रही हूँ कि स्क्यूड होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि इट माइट बी द केस दैट मे बी मैक्सिमम ऑर्डर्स will be delivered within, let's say, 15 minutes or 20 minutes, but there must be few orders in the deliverables where it will take much longer time, especially in the places like Bangalore where there's a lot of traffic, rain, right? Because of the weather, almost on a daily basis rain happened. तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि नॉर्मल इंस्टेंसेस में वो मे बी 15 मिनट 20 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करते होंगे, बट ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स होते होंगे जो कि मैं एक्सट्रीम एंड्स पे लेके चल रही हूँ राइट स्क्यूड के साथ में, कि जो कि बहुत ज्यादा टाइम लेते होंगे, 1 घंटा भी लेते होंगे. मुझे तो याद है, मेरे साथ भी हुआ है, राइट? ट्रैफिक की वजह से हो सकता है, रेन की वजह से हो सकता है, इवन तो आपका जो रेस्टोरेंट है जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो वो बहुत नजदीक है. कंसिडरिंग दैट सिनेरियो आई एम सेइंग टू यू. सो व्हाट यूजुअली हैपेंस इन दीस केसेस? सो कंपनी क्या करती है? कंपनी ऑब्वियसली सबके तो डिलीवरेबल्स नहीं चेक करेगी, वो रैंडम सैंपल्स लेती है. कंपनी यूजुअली टेक रैंडम सैंपल्स ऑफ द डिलीवरी टाइम्स. सो बेसिकली लेट्स से सैंपल S1 लिया कंपनी ने, जिसमें उन्होंने 50 लोगों का रैंडम डिलीवरीज टाइम चेक किया, कितनी देर उन्होंने ली, और लेट्स अज्यूम कि वो एक एवरेज टाइम निकाला, मतलब कि उस स्पेसिफिक सैंपल का X1 बार निकाल दिया. ठीक है, कंपनी ने. अब सेम चीज उसने दोबारा करी, अगेन 50 रैंडम डिलीवरीज फिर से पकड़ी, फिर से एक एवरेज टाइम निकाला,
और इसी को उन्होंने मार्क कर दिया एज अ x2 बार। और लेट्स सपोज उन्होंने ये काम रिपीट किया कितनी बार, लेट्स टेक 1000 टाइम्स उन्होंने ये काम रिपीट किया। फिर से उन्होंने लास्ट टर्न में 50 रैंडम डिलीवरीज को पकड़ा और एवरेज टाइम निकाला और इसको उन्होंने मार्क कर दिया x 1000 बार। नाउ when they will try to plot this average time of x1 bar to x 1000 bar, distribution of these sample means will come out to be कैसा निकलेगा? जब वो प्लॉट करेंगे तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एज पर द CLT that comes out to be a normal distribution. कहीं पे x1 बार कैपिटल, कहीं पे x50 बार, कहीं पे x 1000 बार। जब उन्होंने प्लॉट किया, so what they will be able to figure it out that holds a normal distribution. ठीक है, एक normal distribution आ गया। अब once they will be able to get this kind of a normal distribution of average time which they will be able to get, what will they do? क्या होगा इससे? There is a concept called as confidence interval, जो कि हम कल के डिस्कशन में शुरू करेंगे। क्योंकि अब हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इजीली कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल सकते हैं। इसके बारे में मैं कल बताऊंगी। हम इजीली हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, ये भी हम कल डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं इसको भी टच नहीं कर रही। बट एक चीज है जो आपको समझ में आज भी आ जाएगी कि वी कैन मेक रिलायबल प्रेडिक्शंस अबाउट एवरेज डिलीवरी टाइम, कि ऑन एन एवरेज उस कंपनी को प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए कितना टाइम लगता है उसकी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इसका जो एवरेज आएगा, इसका जो एवरेज आएगा वो पॉपुलेशन डेटा का एवरेज होगा। इतनी बात तो क्लियर हो सकती है ना आज के सेशन के बाद से? क्या ये थर्ड पॉइंट क्लियर है सभी को? क्योंकि मुझे पता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज आएगा, लेट्स से म्यू एक्स बार, वो कहीं ना कहीं म्यू के इक्वल होगा, वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन डेटा में जो डिलीवरीज हुई हैं उसके इक्वल होगा। तो अगर वो एवरेज एक लेट्स से 30 मिनट्स आता है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन डेटा में जितनी भी डिलीवरीज हो रही डेली बेसिस पे उनका एवरेज है वो? डज इट मेक सेंस? अगर वो ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कंपनीज को एक्शन लेना चाहिए उस केस में टू रिड्यूस द डिलीवरी टाइम। अगर वो 45 मिनट्स आ रहा है, 60 मिनट्स आ रहा है, 1.5 आवर्स आ रहा है, इसका मतलब वो कंपनी एक टाइम के बाद शटडाउन होने वाली है बैंगलोर जैसी जगह पे। और अगर वहीं पे आप ये बोल रहे हो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो एवरेज आ रहा है वो 20 मिनट्स आ रहा है, 10 मिनट्स आ रहा है, 15 मिनट्स आ रहा है, तो इट्स ओके, इट इज गोइंग वेरी स्मूथ। तो दैट इज द मेजर रीजन व्हाई CLT थ्योरम यूजुअली बी अप्लाइड in order to do the analysis of the companies to better understand कि whether the company is going in the right direction or not। और वो एक पॉपुलेशन डेटा से करना बहुत मुश्किल है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाई दिस CLT प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। हम यूज कर रहे हैं सैंपल्स, लेकिन हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं पूरे पॉपुलेशन का विदाउट यूजिंग द पॉपुलेशन डेटा, without getting the intuition behind what is the distribution of a population data। कितनी अमेजिंग चीज है ये, नहीं? हमें नहीं पता कि पॉपुलेशन डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है भी कि नहीं, हमें मतलब भी नहीं है। अब हमें एक इंटरेस्टिंग इंट्यूशन पॉपुलेशन की मिल रही है। दैट इज द होल आइडिया। नाउ सिमिलर रियल टाइम एग्जांपल्स यू हैव टू गिव टू मी इन द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज टुमारो। आप लोग देखो, उबर का देख सकते हो, ओला उबर एक ही बात है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया, अब इसमें सेम एग्जांपल मत लेके आना। मैंने डिलीवरी बेसिकली जितनी भी फूड डिलीवरेबल्स हैं वो सेम यही चीज को यूज करते हैं, तो अलग कंपनीज मत उठाना। एक ऐसा ही मेन जोन लेना, उसमें मल्टीपल कंपनीज आ जाती हैं। जैसे ट्रेवलिंग के लिए आप उबर ले लो, ओला ले लो, सब एक तरीके के चीजों को यूज कर रहे होते हैं, तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक केस स्टडी आप ले सकते हो हेल्थ केयर डोमेन में, यहाँ पे भी CLT का बहुत यूज होता है, तो कैसे होता है मुझे बताना, राइट? एक हर्ष ने लिखा लोड स्केलिंग में भी हम यूज करते हैं, दैट्स ट्रू। तो कैसे करते हैं?
why it is being used, what basic analysis it is giving to us. एक चीज तो ये है कॉन्फिडेंस और हाइपोथेसिस वाली, जो कि हर चीज हर फैक्ट में कॉमन होगी, इसको अभी के लिए स्किप कर देना। बट बाकी चीजें जो हमने आज के सेशन में डिस्कस करी, उससे आप रिलेट करके मुझे बता रहे हैं कि क्या आपको इनसाइट्स मिल रहे हैं। फिर कल के सेशन में जब हम इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेंगे, फिर से हम इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे CLT वाले पे, और इसको समझेंगे कि क्या मतलब रिलेशनशिप है with respect to the CLT theorem and this confidence interval or the hypothesis testing. Make sense?